दरअसल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद से ही मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हो गया था और बंगाल तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी एक तरह से आज़ाद प्रांत बन गया था। जब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने वहां अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी शुरू कर दी तो नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि वो उनको दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जवाब तलब किया। अंग्रेज़ों के जवाब से सिराजुद्दौला संतुष्ट नहीं हुए, लिहाजा 16 जून 1756 को उन्होंने कलकत्ता पर हमला बोल दिया। जब ये लगने लगा कि अंग्रेज़ों की हार निश्चित है, गवर्नर जॉन ड्रेक अपने कमांडर, अपनी परिषद के अधिकतर सदस्यों, महिलाओं और बच्चों के साथ हुगली नदी में खड़े एक पोत पर सवार होकर बच निकले। कलकत्ता की गैरिसन को काउंसिल के एक जूनियर सदस्य जोनाथन हॉलवेल के जिम्मे छोड़ दिया गया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के सैनिकों ने फोर्ट विलियम की दीवारें तोड़कर उसके अंदर प्रवेश किया और अंग्रेजों की पूरी गैरिसन ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एस.सी. हिल ने अपनी किताब बंगाल इन 1857-58 में लिखा, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के बीचों बीच अपना दरबार लगाया, जहां उन्होंने घोषणा की कि कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने राजा मानेक चंद को किले का रक्षक घोषित किया। बाद में जे.जेड. हॉलवेल ने इसका विवरण देते हुए अपने लेख इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेटेड टू प्रोविंस ऑफ बंगाल में लिखा, मेरे हाथ बांधकर मुझे नवाब के सामने पेश किया गया। नवाब ने मेरे हाथ खोलने के आदेश दिए और मुझसे वादा किया कि मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजों द्वारा उनका प्रतिरोध करने और गवर्नर ड्रेक के व्यवहार पर अपनी नाराजगी भी प्रकट की। थोड़ी देर बाद सिराजुद्दौला वहां से उठ गए और एक घर में आराम करने चले गए, जो कि एक अंग्रेज वेडरबर्न का था। एस.सी. हिल ने लिखा, नवाब के कुछ सैनिकों ने एक तरह की नियंत्रित लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने कुछ अंग्रेजों से लूटपाट की, लेकिन उनके साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं की। लेकिन कुछ ही घंटों में शाम होते होते हॉलवेल और दूसरे कैदियों के साथ नवाब के सैनिकों का व्यवहार बदल गया। हुआ ये कि शराब के नशे में एक अंग्रेज सैनिक ने पिस्टल निकालकर नवाब के एक सैनिक को गोली से उड़ा दिया। जब इसकी शिकायत सिराजुद्दौला के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि दुर्व्यवहार करने वाले अंग्रेज सैनिकों को कहां रखा जाता था, तो उन्हें बताया गया कि काल कोठरी में। उनके अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी कि इतने सारे कैदियों को रात भर खुले में छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। सिराजुद्दौला ने ऐसा ही करने के लिए कहा। कुल 146 अंग्रेजों को बिना उनके पद और लिंग का लिहाज किए बिना एक 18 फीट गुणा 14 फीट की कोठरी में ठूस दिया गया, जिसमें सिर्फ 2 छोटी सी खिड़कियां थी। ये कोठरी सिर्फ 3 या 4 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। ये साल की शायद सबसे गर्म और उमस भरी रात थी। ये सारे कैदी 21 जून की सुबह 6 बजे तक बिना खाना, पानी और हवा के उस कोठरी में बंद रहे। अंग्रेजों की ये तकलीफ शाम 7 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक जारी रही। एस.सी. हिल ने लिखा, जिन सैनिकों को इन कैदियों की निगरानी के लिए रखा गया था, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो सो रहे नवाब को जगाकर उनका हाल उन्हें बताते। जब सिराजुद्दौला खुद जागे और उन्हें इन कैदियों का हाल बताया गया तो उन्होंने कोठरी का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जब दरवाज़ा खोला गया तो 146 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी ही मरणासन हालत में जीवित बाहर आए। मरने वालों के शवों को पास में
एक साथ गड्ढा खोदकर बिना किसी रस्म के दफना दिया गया। हॉलवेल ने लिखा कि सिर्फ एक बूढ़े सुरक्षाकर्मी ने उनके प्रति थोड़ी दया दिखाई। मैंने उससे विनयपूर्वक कहा कि वो आधे लोगों को दूसरे कमरे में बंद कर हमारी मुसीबतों को थोड़ा कम कर दे। इस दया के बदले मैं तुम्हें सुबह 1000 रुपए दूंगा। उसने वादा किया कि वो कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने लौटकर बताया कि ऐसा करना संभव नहीं है। मैंने फिर देने वाली रकम बढ़ाकर 2000 कर दी। वो दूसरी बार गायब हो गया, लेकिन फिर लौट आकर उसने कहा कि इसे नवाब के आदेश के बिना पूरा नहीं किया जा सकता और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो नवाब को जगा दे। रात 9 बजे जब लोगों को प्यास लगनी शुरू हुई तो हालात और खराब होने लगे। एक बूढ़े सैनिक को हम पर थोड़ी दया आई। वो एक मुश्क में थोड़ा पानी ले आया। खिड़की की सलाखों के जरिए उसने पानी अंदर पहुंचाया। हॉलवेल आगे लिखते हैं, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी। कुछ लोगों ने जो दूसरी खिड़की पर खड़े हुए थे, पानी की आस में वो खिड़की छोड़ दी। वो इतनी तेजी से पानी की तरफ भागे कि रास्ते में उन्होंने कई लोगों को कुचल दिया। मैंने देखा कि थोड़े से पानी ने उनको सुकून देने के बजाय उनकी प्यास बढ़ा दी थी। हर तरफ हवा हवा की आवाज गूंज रही थी। फिर उन लोगों ने ये सोचकर सैनिकों को भला बुरा कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि वो लोग गुस्से में उन पर गोलियां चलाकर उनकी दुर्गति को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन 11:30 बजते बजते उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। गर्मी से उनका दम घुट रहा था और वो एक दूसरे पर गिरकर दम तोड़ने लगे थे। हॉलवेल ने बाद में उन मृत लोगों की याद में वहां एक स्मारक बनवाया। कुछ सालों बाद बिजली गिरने से इसे बहुत नुकसान पहुंचा। ईंट से बने इस स्मारक को 1821 में फोर्ट विलियम के उस समय के गवर्नर जनरल फ्रांसिस हेस्टिंग्स ने गिरवा दिया। 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कालकोठरी से थोड़ी दूर डलहौजी स्क्वायर, जो कि आज बिनोय बादल दिनेश बाग है, में इन लोगों की याद में संगमरमर का एक और स्मारक बनवाया। लोगों की मांग पर 1940 में इसे सेंट जॉर्ज चर्च के प्रांगण में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये आज भी मौजूद है। कुछ इतिहासकारों ने हॉलवेल द्वारा दिए गए विवरण पर सवाल उठाए हैं। एस.सी. हिल ने लिखा है, हॉलवेल द्वारा बताए गए 123 मृत लोगों में से सिर्फ हमें 56 लोगों के रिकॉर्ड मिलते हैं। भारत के मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार का मानना है कि हॉलवेल ने अपने विवरण में मरने वालों की संख्या को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया था। सरकार अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ बंगाल में लिखते हैं, ये देखते हुए कि बहुत से अंग्रेज इस लड़ाई में मारे गए थे, सिराजुद्दौला के हाथ इतने अधिक अंग्रेज लगने का सवाल ही नहीं उठता। बाद में एक जमींदार भोलानाथ चंद्रा ने 18 गुणा 15 फीट के क्षेत्र में बांस का एक घेरा बनाकर लोगों को इकट्ठा किया था। वो संख्या 146 से कहीं कम पाई गई थी। हॉलवेल के विवरण में उन सभी लोगों को काल कोठरी में मरा हुआ दिखाया गया था जो पहले ही या तो लड़ते हुए मारे गए थे या जिनके जीवित रहने या बच निकलने के बारे में कोई रिकॉर्ड बचा नहीं था। मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब द एनार्की में लिखते हैं, हाल ही में किए गए शोध के अनुसार काल कोठरी में 64 लोगों को रखा गया था, जिसमें 21 लोगों की जान बच गई थी। इस घटना के 150 साल बाद भी इसे ब्रिटिश स्कूलों में भारतीय लोगों की नृशंसता के एक उदाहरण के तौर पर पढ़ाया गया, लेकिन गुलाम हुसैन खां समेत तत्कालीन इतिहासकारों के लेखन में इस घटना का कोई विवरण नहीं मिलता। इतिहास के पन्नों में इस घटना को जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, लेकिन इसका भरपूर इस्तेमाल ब्रिटिश राष्ट्रवाद को बढ़ाने में किया गया।
रॉबर्ट क्लाइव ने 7 अक्टूबर 1756 को सांसद विलियम मॉबेट को एक पत्र में लिखा। इस घटना को सुनकर हर सीना दुख, दहशत और नाराजगी से भर गया है। ये नाराजगी खासतौर से सिराजुद्दौला के प्रति है, जिसने कलकत्ता को हमसे छीना है और हमारे देशवासियों का वो हत्यारा है। जिस आसानी से कलकत्ता पर कब्जा किया गया, उससे भी हमारा घोर अपमान हुआ है। ब्रिटिश हलकों में हर जगह यही भावना घर कर गई कि ब्रिटिश सम्मान की वापसी होनी चाहिए और इस घटना का बदला लिया जाना चाहिए। बाद में निकोलस डर्क्स ने लिखा, ब्लैक होल घटना के कुल 14 विवरणों में से एक को छोड़कर सभी विवरणों का स्रोत हॉलवेल का लेख है, जबकि 14वां विवरण घटना के 16 साल बाद लिखा गया था। गंभीर इतिहासकारों को कालकोठरी की इस घटना पर संदेह है। उनका मानना है कि ये लोग कालकोठरी में दम घुटने से नहीं बल्कि लड़ाई में मारे गए थे। एक और इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने अपनी किताब ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लियर टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 में लिखा, घटना हुई जरूर थी, लेकिन कुछ विवरणों में असंगतियां पाई जाती हैं। इस क्रूरता के लिए नवाब सिराजुद्दौला निजी और प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए, इसको अपने मातहतों पर छोड़ दिया था। उन्होंने इन कैदियों को उस छोटे से कमरे में रखने का आदेश अपने मुंह से नहीं दिया था, लेकिन यह भी तथ्य है कि उन्होंने न तो अपने मातहतों को इस नृशंसता के लिए सजा दी और न ही इस पर कभी दुख प्रकट किया। कालकोठरी की इस घटना को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का न सिर्फ प्रमुख कारण बताया गया, बल्कि इसके आधार पर भारत में ब्रिटिश शासन को भी जायज ठहराने की कोशिश हुई। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का सूरज अस्त होता गया, ये घटना भी इतिहास के गर्त में समाती चली।